Hi, students. So let's carry on with our attempt to dissect through the JEE Mains questions. तो अभी 26 फरवरी के शिफ्ट 1 का एनालिसिस कर लेते हैं. जितने भी क्वेश्चंस हैं वी विल वॉक यू थ्रू देम एंड उसमें से एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा एरोनियस है, तो वो भी समझ लेंगे क्यों एरोनियस है और उसको एड्रेस कर लेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, यूनिट्स एंड डायमेंशन से दो क्वेश्चन आए हैं. पहला क्वेश्चन ये पहले भी आ चुका है, आई बिलीव ये 24th के एग्ज़ाम में आया था या 25th के मॉर्निंग वाले शिफ्ट में आया था. बट एसेंशली एक एक्सप्रेशन गिवन है, दो अननोन पैरामीटर्स हैं अल्फा एंड बीटा, और आपको बीटा का डायमेंशन निकालने के लिए कहा गया है. तो कैसे निकालेंगे? इसमें एक्सपोनेंशियल का जो भी डायमेंशन रहता है, क्वांटिटी है, दैट शुड बी डायमेंशन लेस. तो यहाँ पर ऊपर जो एक्सपोनेंशियल की जो पावर है एक्स स्क्वायर बाई अल्फा के बी टी, के बी इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो एक सिंपल करने की याद रखें, के बी टी उसके डायमेंशन आर द डायमेंशन ऑफ द एनर्जी. उसको अगर आप उससे आप अल्फा निकाल लीजिए, क्योंकि पावर का डायमेंशन ई की पावर का डायमेंशन शुड बी डायमेंशनलेस, सो इट शुड बी 1. तो उससे आप अल्फा निकल जाएगा तो अल्फा बीटा स्क्वायर का डायमेंशन शुड बी इक्वल्स द डायमेंशन ऑफ द वर्क. तो वहाँ से आप उसका बीटा का डायमेंशन निकाल सकते हैं. दैट विल बी द आंसर. सी हियर, नेक्स्ट वाला बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, वो आप देख लीजिएगा. आगे चलते हैं. फोर्स एंड मोशन, 3 क्वेश्चन हैं. पहला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, कई बार देखा जाता है, बार बार आता है कि अगर आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट फॉलोज some relation with r which is different from the 1 by r square law. 1 by r square जो कि हम ग्रेविटेशन में देखते हैं, जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते हैं, उससे अगर डिफरेंट है तो हमारे नॉन एक्सप्रेशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो इसका बड़ा सिंपल सा है. इसमें न्यूटन सेकंड लॉ लगा के आप इसको सॉल्व कर लीजिए. फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाय r या ओमेगा स्क्वायर r. और फोर्स क्या है? फोर्स इज सम कांस्टेंट डिवाइड बाय r क्यूब. और ओमेगा क्या है? 2 पाई बाई टी. तो वहाँ से आप ये डायरेक्टली रिलेशन निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. इसके अंदर रफ सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है. ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है और जो सरफेस है वो रफ सरफेस है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है. तो आपको इसमें फोर्सेस को अलोंग द वर्टिकल एंड अलोंग द हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करना है टू फाइंड आउट F for no slipping situation, right? Critical value of F. That means it's about to slip. The about to slip scenario में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कितना रहता है? हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो जाता है म्यू टाइम्स n. तो आप ये एक्सप्रेशन जो इसमें दोनों डायरेक्शन में रिजॉल्व करिए और दो इक्वेशंस आएंगे, सॉल्व उसमें करेंगे तो F की वैल्यू आपकी आ जाएगी. और उसमें 3x F की वैल्यू g आती है, तो उससे x की वैल्यू 3.33 इज द क्लोजेस्ट वन. नेक्स्ट वाला है, ये वर्क डन का प्रॉब्लम है. इट शुड बी इन द नेक्स्ट वन बट दैट्स ओके फॉर नाउ. इसके अंदर एक फोर्स गिवन है, पूछा ये गया है, और आई वुड टेक माय वर्ड्स बैक. इट इज़ एक्चुअली अ फोर्स एंड मोशन प्रॉब्लम और रेदर अ काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम. अब इसमें ये पूछा गया है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 10 सेकेंड्स में. तो फोर्स को समझ लेते हैं कि फोर्स कैसा फोर्स है. एक एक्स कॉम्पोनेंट है 20 न्यूटन का है और एक वाई कॉम्पोनेंट है 10 न्यूटन का है. तो क्या y डायरेक्शन में कोई मूवमेंट होगी? नहीं, क्योंकि एक और फोर्स लग रहा है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज 20 न्यूटन्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो इफ यू लुक एट द फोर्सेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन, so there will be a normal reaction which will be of 10 newtons, and then there is a net force mg minus f का y component. So essentially there is no motion in the vertical direction. बचता है x direction, क्योंकि स्मूथ सरफेस है तो कोई और फोर्स नहीं है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सिर्फ f है विच इज 20 न्यूटन्स. तो कितना एक्सेलरेशन होगा? 10 हो जाएगा. तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? एज्यूमिंग इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो हाफ AT स्क्वायर. उससे आपका 500 मीटर्स आंसर आ जाता है. आगे चलते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है. आपको 4 स्फीयर्स गिवन है. रिमेंबर सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर होता है. उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के आप गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं. ग्रेविटेशन में 2 सवाल पूछे गए हैं. पहले वाला तो बेसिक वन ऑफ द केप्लर्स लॉज में आप स्टडी करते हैं. एरियल वेलोसिटी, दैट इज द रेट एट विच द सैटेलाइट स्वीप्स और द प्लैनेट स्वीप्स द एरिया
that rate dA by dt is constant. एंड अगले वाले क्वेश्चन के अंदर आपको एक स्फीयर गिवन है और एक रिंग गिवन है और ये पूछा गया है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो इसमें बड़ा सिंपल तरीके से आप अप्रोच करिए। आप स्फीयर की वजह से कोई एक डिफरेंशियल एलिमेंट पे उसके फोर्स निकालिए। उस फोर्स का एक कंपोनेंट लेना है along the line joining the centers of the ring and the sphere। जो दूसरा कंपोनेंट है which let's say is the horizontal component that will cancel out, उसको आप करके उसमें सॉल्व करेंगे तो बड़ी सिंपली आपका आंसर बी आ जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। तो इसके अंदर आपके चेंज इन सरफेस एनर्जी निकालना है। सरफेस एनर्जी क्या रहती है? आपका T टाइम्स एरिया 4 पाई आर स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम कर लेंगे तो T बाय आपका R हो जाएगा। अब आपको इसके अंदर और 3T बाय R हो जाएगा अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं। अब आंसर बी और सी में इट्स इंटरेस्टिंग, आई एम नॉट श्योर कि ये इसमें कुछ एरर तो नहीं है, बट अगर हम चेंज को ऐसे डिफाइन करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल तो आंसर सी है। अगर आप चेंज कहते हैं कि इनिशियल माइनस फाइनल तो आंसर बी है। तो डिपेंड्स हाउ यू डिफाइन द चेंज। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, सीम्स कॉम्प्लिकेटेड बट एक्चुअली द मैथ इज वेरी सिंपल। इसमें बताया ये है एक टनल है विच इज नॉट अलोंग द रेडियल डायरेक्शन बट रैदर अलोंग द कॉर्ड, और इसमें कोई मास m को छोड़ देते हैं, इट परफॉर्म्स एन SHM। तो SHM गिवन है तो इसका मतलब है कि फोर्स मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द और डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन आप कॉर्ड की देख लीजिए, सेंटर पोजीशन ऑफ द कॉर्ड, वहाँ से वैसे आप कैलकुलेट भी कर लीजिए। इसमें तो हालांकि उन्होंने बताया है SHM, अगर नहीं भी बताया हो तो पूछ भी सकते थे कि क्या SHM है या नहीं, तब भी आप किसी भी एक, let's say it is displaced by a distance x from the center of the chord, तो उस पर आप फोर्स लिखिए। दो चीज़ों का ध्यान देना है, एक तो हमें फोर्स का कंपोनेंट लेना है along the tunnel, that's one। नंबर टू इज जब फोर्स निकालेंगे GMM by डिस्टेंस का स्क्वायर, तो उसमें m क्या लेना है, मास ऑफ अर्थ। वो पूरा मास नहीं लेना है, वो लेना है जितना उसका रेडियस है, उस रेडियस का, जैसे मान लिया कि अगर x डिस्टेंस पे है तो उसका जो रेडियस कितना हो जाएगा उस पॉइंट पे, दैट विल बी योर r/2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो उन दो चीज़ों का ध्यान रखना है, वो ध्यान रखेंगे तो आपका सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगा और कोई भी सारी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स कट जाती हैं। f कम्स आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x विच इज़ द हॉलमार्क ऑफ द SHM। और जब आप d2x by dt square is equals to minus something times x, that something is omega square। All right, moving on, ये एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ट्रैवलिंग वेव गिवन है और पूछा ये गया है कि इसमें टेंशन कितनी है वायर के अंदर। तो याद रखिए कि हालांकि द वेलोसिटी, द स्पीड ऑफ travel of the wave depends only on the tension and the mass per unit length. Now, but for any wave, there is a correlation between omega, angular frequency, angular wave number, that is k. So omega by k is v. So 30 by 1 is your velocity, which is 30 meter per second. अगर आपको v पता है, v is square root of t by mu, mu given है, आप t निकाल लीजिए, that will be 12.15। आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ कंडक्शन अक्रॉस द स्लैब्स। तो आई विल नॉट गो थ्रू द मैथ, आप कर लीजिएगा, इट विल कम आउट टू बी योर ऑप्शन बी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये जो पहला क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता था, अच्छा क्वेश्चन हो सकता था। क्या गिवन था? CP by CS गिवन है। CP क्या है? दो कैपेसिटर्स हैं, C1 and C2। CP is their equivalent capacitance when they are connected in parallel, and CS is their equivalent capacitance when they are connected in series। तो अपने पैरेलल में क्या हो जाता है? C1 plus C2, और सीरीज में क्या हो जाता है? C1 C2 by C1 plus C2। तो अगर आप उनकी रेशियो देखेंगे तो द रेशियो वुड बी, सो CP by CS को आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ C1 and C2 एज C1 by C2 plus C2 by C1 plus 2, राइट? दैट इज गिवन टू बी 15 by 4। अब देखा जाए तो अब यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। C2 by C1 को आप x मान लीजिए, तो यू विल हैव इक्वेशन 1 plus x is equals to whatever on the right hand side, which is 15 by 4 in this case. But you will not be able to solve this. Why?
बिकॉज C2 by C1 की मिनिमम वैल्यू 4 रहती है एंड दैट हैपन्स व्हेन बोथ C2 एंड C1 आर इक्वल। ये अगर बात नहीं समझ में आई है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर। तो इट शुड हैव बीन, सो 4 मीन्स the numerator should be greater than 16. It is 15. That's why this problem is not solvable. आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, आपको रॉड गिवन है, उस पर कुछ टोटल चार्ज है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आई विल नॉट गो थ्रू द डिटेल्स, दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक डिफरेंट है, ये कई बार पूछा गया है हिस्टोरिकली, इफ आई रिकॉल, जो ये बहुत साल पहले, मे बी डेकेड और 2 decades बैक भी पूछा गया है। दीज आर वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चंस। ध्यान से देखिएगा, इसको अगर आप ए और बी को खोल लें बाहर की तरफ, तो ये इट इज़ अ व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, एसी करंट गिवन है विच इज़ अ सम ऑफ 2 टर्म्स। अब दोनों टर्म्स को, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द 2 टर्म्स, तो फेजर डायग्राम यूज कर लीजिए, उससे फट से पकड़ में आएगा कि अगर आप I2 cos ओमेगा टी को लिख लेते हैं I2 sin ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो आप के पास 2 फेजर डायग्राम में यू विल रियलाइज I1 एंड I2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो उनका जो रिजल्टेंट है दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। तो द वेव फॉर्म वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। अब ये अगर आपके पास वेव फॉर्म है तो इसका RMS वैल्यू कितनी है, इसका एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2, सो विच विल बी ऑप्शन बी। सेकेंड, स्टैंडर्ड क्वालिटी फैक्टर का क्वेश्चन है, तो उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन देख लीजिए एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट स्ट्रेट अवे। कम्युनिकेशन में ये गिवन है कि फॉर एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की एक AM मॉड्यूलेटेड वेव है जिसकी मैक्सिमम वोल्टेज 16 है, मिनिमम 8 है। मैक्सिमम कब होती है, व्हेन AM प्लस AC, जब दोनों के मैग्नीट्यूड्स ऐड हो जाते हैं। मिनिमम कब होती है, AC माइनस AM, और मैक्सिमम वॉज AC प्लस AM। सॉल्व करके आप AM AC निकाल लीजिए और उसमें आपकी जो वैल्यू आती है दैट इज 0.33। तो अगर आप इसमें इस फॉर्म में लिखते हैं तो दैट विल बी 33.33, और इफ वी राउंड इट ऑफ इट इज आंसर इज 33। सो विद दैट, थैंक यू सो मच, बने रहिएगा। अभी शिफ्ट 2 का भी हम डिस्कस करेंगे एज सुन एज वी कैन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।